हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं यस मनी, आप सारे बच्चों का प्यारा सा पटना का फिजिक्स टीचर। और स्टूडेंट्स, मैग्नेटिज्म चैप्टर के एक और लेसन में आप सारे स्टूडेंट्स का मोस्ट वेलकम करता हूं। क्या सारे स्टूडेंट्स रेडी है पढ़ने के लिए, डिटेल्ड में बढ़िया से समझने के लिए? आगे समझाने से पहले एक बात तो मैं आपको बता ही दूं स्टूडेंट्स कि मैग्नेटिज्म चैप्टर में अगर अच्छा से चाहते हैं कि बढ़िया से समझ में आए और फर्स्ट टाइम में एकदम टॉपर जैसा समझ में आए, तो मेरे बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको तो पढ़ा हुआ होना चाहिए। खास करके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पार्ट के बाद में थोड़ा सा हल्का सा आपको गॉस थ्योरम, और उसके बाद सबसे अधिक आपको इलेक्ट्रिक डायपोल वाला पार्ट। क्योंकि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डायपोल था, आपको पता होगा कि एक्सियल लाइन होता था, इक्वेटोरियल लाइन होता था, टॉर्क वगैरह होता था। सेम तरीके से मेरे बच्चे यहां पे हमारा मैग्नेटिक डायपोल होता है। वहां जो इलेक्ट्रिक डायपोल, यहां पे मैग्नेटिक डायपोल, मतलब उस चैप्टर से रिलेटेड है। मैं आपको कह दे रहा हूं कि आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। खास करके इलेक्ट्रिक डायपोल का तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक डायपोल। ओके, अच्छे से कॉन्फिडेंस मिलने के लिए अगर आपको नहीं याद है वो चीजें, पहले रिवीजन कर लीजिए, आपके लिए फायदा रहेगा। अदरवाइज आप बोलने वाले स्टूडेंट्स के कैटेगरी में रहोगे, जो बोलते ना हमेशा कि हमको तो टॉपर बनना है, हमको तो फिजिक्स सीखना है, हमको तो फिजिक्स में अच्छा रैंक लाना है। अब मेहनत करने के नाम पे ना वो एम भी नहीं करते। मेहनत में जो मेहनत होता है लिखाता है, उसका जो मां होता है मां, वो मां भी वो नहीं करते हैं। और टॉपर बनने के नाम पे जो टी होता है उसको सबसे पहले पकड़ते हैं। टॉपर के लिस्ट में अपने आप को ढूंढते हैं, टॉप 10 में रिजल्ट निकलता है तो टॉप 10 में मेरा रैंक आया कि नहीं। तो मेहनत के नाम पे उन्हें मां भी नहीं करना है, मेहनत के नाम पे मां भी नहीं करना। और रिजल्ट निकालने के बाद टॉपर के 10 लिस्ट में, टॉप 10 लिस्ट में अपने आप को सबसे पहले ढूंढना है कि हम कहां हैं। तो वैसे कैटेगरी से हो तो बदल के मेहनत करने वालों में आ जाइए। मुझे आप लोगों पर भरोसा है, ये आप लोगों को समझाने के लिए बोल रहा था। चलिए स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक डायपोल। सबसे पहले मैं पूरा रिलेट करूंगा इलेक्ट्रिक डायपोल से। मुझे बताइए सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता था? किसी भी बच्चे को याद है? एनी स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता था? किसी भी बच्चे को याद है? एनी स्टूडेंट? एकदम मुझे याद है मेरे बच्चे। इलेक्ट्रिक डायपोल में इक्वल अमाउंट का माइनस और इक्वल अमाउंट का प्लस चार्ज होता था। जितना निगेटिव उतना पॉजिटिव चार्ज, याद आ रहा, कुछ डिस्टेंस पे रखा जाता था। और इन दोनों सिस्टम को मिलाकर हमारा कहलाता था इलेक्ट्रिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल में आप लोग समझ रहे होंगे क्या होगा? मैग्नेटिक डायपोल में ऐसा तो नहीं ना होगा बच्चे कि इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, प्लस माइनस नहीं। यहां पे पोल्स होगा। यहां क्या होगा? मैग्नेटिक पोल। नॉर्थ पोल साउथ पोल, दो पोल होता है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो यहां पे इक्वल स्ट्रेंथ मतलब इक्वल मजबूती का पोल स्ट्रेंथ। हम लोग जानते हैं कि हर एक मैग्नेट के अपने पोल की अपनी मजबूती होती है, जिसे पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। और पोल स्ट्रेंथ का SI यूनिट भी जानते हैं, एम्पेयर मीटर। हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। हाँ, तो मैंने क्या बोला आपसे? मैंने बोला मेरे डियर वाले स्टूडेंट्स कि जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का सिस्टम होता था, वैसे ही मैग्नेटिक डायपोल दो इक्वल एंड अपोजिट पोल का सिस्टम होगा। तो अपोजिट पोल मतलब एक नॉर्थ एक साउथ, यही ना, नॉर्थ एक साउथ पोल होगा और इक्वल स्ट्रेंथ का। अब देखिए, इक्वल स्ट्रेंथ से एक बात समझ में आती है कि दुनिया में कोई भी मैग्नेट ले, हम बात इसके बारे में पहले भी की और पढ़ाए भी हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं ये चुंबक पकड़ता हूं, तो देखिए, तो इस चुंबक में दो पोल है कि नहीं? सच सच बताइएगा मुझे। मैं जब ये चुंबक पकड़ा अपने हाथ में, इस मैग्नेट को पकड़ा, तो इस मैग्नेट में दो पोल है कि नहीं? है, एकदम है। नॉर्थ पोल भी साउथ पोल भी। एग्जाम्पल के लिए देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको। अगर हम कोई भी मैग्नेट पकड़ते, एग्जाम्पल के लिए चलिए ये मैग्नेट लेते हो, तो आपको ही पता, हम सबको पता है कि इस मैग्नेट में साउथ पोल भी होगा, नॉर्थ पोल भी होगा, साउथ पोल भी होगा, नॉर्थ पोल भी होगा। और दोनों के पोल का स्ट्रेंथ सेम होगा। ये हम पहले बात कर चुके हैं कि किसी सेम मैग्नेट में जो दोनों पोल होता है, इन दोनों पोल्स का स्ट्रेंथ सेम होता है। तो देखिए, तो ये जो चुंबक हमारे पास है, ये जो मैग्नेट है मेरे बच्चे, इसमें दो इक्वल स्ट्रेंथ का, सुनिए, इसमें दो इक्वल स्ट्रेंथ का और अपोजिट सिंबल का, मतलब नॉर्थ साउथ अपोजिट सिंबल का पोल है। तो क्या ये इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं हुआ?
हुआ ये हुआ, सच बोलूं तो जितना भी मैग्नेट्स हम लोग देखते हैं ना वो सब इलेक्ट्रिक नहीं, मैग्नेटिक, सॉरी मैग्नेटिक। मैंने बोला कि जितना भी हम लोग मैग्नेट देखते हैं, एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये मैग्नेट है, तो ये अपने आप में एक मैग्नेटिक डाइपोल है, ये अपने आप में मैग्नेटिक डाइपोल है। हाँ है। मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है? उसमें दो पोल्स होना चाहिए, नॉर्थ साउथ, अपोजिट नेचर का पोल। अपोजिट नेचर का पोल मतलब जैसे चार्ज में अपोजिट प्लस माइनस होता है, वैसे ही अपोजिट नेचर का पोल मतलब नॉर्थ साउथ पोल, दो पोल होना चाहिए। दोनों का स्ट्रेंथ सेम होना चाहिए, जैसे यहां पे चार्ज का मजबूती सेम होता है, माइनस क्यू प्लस क्यू मैग्नीट्यूड सेम होता है, वैसे यहां जो पोल स्ट्रेंथ है M1 M2 दोनों पोल का वो सेम होना चाहिए। तो जो भी दुनिया में मैग्नेट उठाएंगे तो उसमें भी तो दो अपोजिट पोल होता है ना, नॉर्थ साउथ अलग अलग पोल, तो अलग अलग पोल अपोजिट नेचर का है ही। और किसी मैग्नेट का जो दोनों पोल होता है उसका स्ट्रेंथ सेम होता ही है, किसी भी मैग्नेट का जो दोनों पोल होता है उसका स्ट्रेंथ सेम होता ही है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी मैग्नेट वगैरह देखते हैं, कैंपस नीडल या कुछ भी देखते हैं, वो सब अपने आप में एक मैग्नेटिक डाइपोल है, वो सब अपने आप में एक मैग्नेटिक डाइपोल है। इवन मैं आपको बताऊं कि अगर किसी लूप में करंट बहता है, किसी लूप में करंट बहता है, सर्कुलर लूप हो या रेक्टेंगुलर लूप हो, पहले बात कर चुके हैं। और मैं पहले के क्लासेस में आपको एक बात और बताया था कि अगर किसी लूप में करंट बहता है तो हर एक करंट बहने वाले लूप का अपना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, करंट इनटू एरिया की इक्वल। पता नहीं आपको पता है कि नहीं, कैपिटल एम से दिखाते हैं, फिर से मैं कह रहा हूं, हर एक करंट बहने वाले लूप का अपना एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, करंट इनटू एरिया की इक्वल। तो सच कहूं तो किसी भी लूप में अगर करंट बहता है ना तो इसमें भी दो पोल होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। आगे चल के इसके बारे में पढ़ेंगे, आगे चल के इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये भी अपने आप में एक मैग्नेटिक डाइपोल है। हां, करंट कैरिंग लूप भी अपने आप में मैग्नेटिक डाइपोल है। मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे, आपसे कोई भी पूछ दे कि मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, एकदम ऐसे आंख बंद करना है, मंद मंद मुस्कुराना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल को इसे याद करना है कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता था, यहां क्या बोलेंगे, दो इक्वल एंड अपोजिट जो है वो पोल होना चाहिए, दो इक्वल स्ट्रेंथ का और अपोजिट नेचर का मैग्नेटिक पोल होना चाहिए, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक डाइपोल। ओके, यहां जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता था, अगर आपको याद है होगा तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता था, यहां पे क्या होगा मेरे बच्चे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के जगह पर यहां क्या होगा, जल्दी बोलिए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। याद आ रहा है? फिर से कर रहा हूं, जैसे यहां पे होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मेरे बच्चे, यहां होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ओके, यहां होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताइए कि दोनों जो चार्ज था, इस चार्ज को मिलाने वाले लाइन को क्या बोलते थे? जल्दी बोलिए, किसी को याद है तो। इलेक्ट्रिक डाइपोल में चार्ज को मिलाने वाले लाइन को क्या बोलते थे? एक्सियल लाइन, एक्सियल। और सेंटर को बोलते थे सेंटर ऑफ डाइपोल। और परपेंडिकुलर लाइन को क्या बोलते थे? सेंटर से बिल्कुल बीचों बीच से पास करने वाले परपेंडिकुलर लाइन को क्या बोलते थे? इक्वेटोरियल लाइन। सेम रूप यहां भी आएगा, एकदम सेम रूप आएगा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, या यूं बोलिए साउथ पोल और नॉर्थ पोल को जो मिलाने वाला ये लाइन आप देख रहे हैं, इस लाइन को यहां भी बोलते हैं एक्सियल लाइन। मैं लिख देता हूं, इसलिए तो कहा कि पीछे का रिवीजन करना बहुत 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 ही जरूरी है। तो इसे बोलते हैं एक्सियल लाइन। ओके, फिर मैग्नेट के सेंटर से पास करता हुआ, मैग्नेट के सेंटर से पास करता हुआ परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटर भी बोला जाता है इसको, इक्वेटोरियल लाइन। आइडिया लगा मेरे बच्चे? ये एक्सियल लाइन, ये इक्वेटोरियल लाइन। अच्छा बताइए तो, इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो डाइपोल मोमेंट होता था, डाइपोल मोमेंट मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसे पी से दिखाते थे, पी से वो कितना होता था? चार्ज गुना बीच का सेपरेशन। अगर सेपरेशन को डी से दिखाए तो क्यू इंटू डी, 2d से दिखाए तो क्यू इंटू 2d। आपको याद होगा ना कि चार्ज इंटू सेपरेशन होता था, चार्ज इंटू सेपरेशन, जो भी हो सेपरेशन मुझे नहीं पता। अगर बीच का डिस्टेंस d से दिखा रहे हैं तो q इंटू डी, बीच का डिस्टेंस 2d। ये कहिए कि फॉर्मूला प्रूव करने में अगर बीच का डिस्टेंस 2d लेते हैं तो अच्छा से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। बीच का डिस्टेंस अगर 2d लेते हैं तो न्यूमेरिकल्स अच्छा से सॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि आधा d न्यूमेरिकल्स नहीं, सॉरी,
डेरिवेशंस अच्छा से होता है, प्रूव करने वाला अच्छा से होता है डेरिवेशंस, क्योंकि आधा डी, तो ये आधा डी के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, 2D मानने से आधा डी, और हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह का वैल्यू निकाल लेते थे। लेकिन रियली में तो डाइपोल मोमेंट चार्ज इंटू सेपरेशन होता है। अब सेपरेशन को डी से दिखा रहा है तो क्यू इंटू सेपरेशन, सेपरेशन को 2D से दिखा रहा है तो क्यू इंटू सेपरेशन। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, जो बच्चे रट के पढ़ते हैं वो क्या गलती करते हैं कि मान लीजिए चार्ज है, सुनिए मेरी बात, ये -10 कूलम, ये +10 कूलम, ओके, और बीच का डिस्टेंस मान लीजिए 2 मीटर, और पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, तो बच्चा तो यहां रटा हुआ रहता है कि डायपोल मोमेंट क्यू इंटू 2D होता है, तो क्यू का वैल्यू वो 10 लेगा, क्यू का वैल्यू वो 10 लेगा, 2 का वैल्यू 2 लेगा, डिस्टेंस का वैल्यू 2 ले लेगा, और यहां से कर देगा आंसर 40, जो कि गलत है। डायपोल मोमेंट 40 थोड़ी ना होगा यहां पे, समझ मेरी बात, क्यू है 10, बीच का सेपरेशन 2, 20 ना होगा डायपोल मोमेंट, 20 होगा ना कि 40 होगा। हाँ, ये कहिए कि अगर आप Q इंटू 2D से बनाते तो बनाइए, अब इसी को 2D मानिए, जो सेपरेशन है इसी को 2D मानिए, यानी 2D इक्वल टू 2 है, तो अगर आप लिखते हैं Q इंटू 2D, अगर आपको रटना ही है Q इंटू 2D तो ठीक है, Q का वैल्यू 10 लीजिए, और 2D का जो वैल्यू है ना वही हमारा 2 है, 2D का वैल्यू पूरा हमारा 2 है, तो 20 डायपोल मोमेंट, ये भी सही, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो सिंपल सा मैंने बताया था कि चार्ज इंटू सेपरेशन होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। यहां इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मेरे शेर की मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जल्दी बोलिए, यहां इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मेरे लॉयन की मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मुझे बस बता दीजिए जल्दी से कि यहां इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम से दिखाते हैं, एम से, एम एम एम, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मुझे बताइए यहां किसके बराबर होगा, किसके इक्वल होगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट? यहां चार्ज था, चार्ज के जगह पर यहां क्या आएगा बताइए तो। मैं पीछे के क्लासेस में भी बात कर रहा हूं कि चार्ज के जगह पर यहां क्या आएगा, पोल स्ट्रेंथ। चार्ज के जगह पर यहां जाएगा पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ, पोल की मजबूती, इंटू ये वाला दोनों के बीच का सेपरेशन ना बच्चे, पोल स्ट्रेंथ इंटू क्या, दोनों के बीच का सेपरेशन। सेपरेशन में कौन सा सेपरेशन, ज्योमेट्रिकल लेंथ की मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ। मान लीजिए सेपरेशन को हम डी मानते हैं, डी डी डी, या हाँ डी ही मानते हैं सेपरेशन को, डी डी, तो इंटू सेपरेशन, पोल के बीच का सेपरेशन, समझ रहे हैं ना। सेपरेशन में चुंबक का एक्चुअल लंबाई से मतलब नहीं है, मैग्नेटिक लेंथ जो मैं बात कर चुका हूं पीछे के क्लासेस में आप लोगों के लिए कि मैग्नेटिक लेंथ क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का जो दूरी होता है उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ, ओके। यानी जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम हो गया, ये पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम इंटू बीच का सेपरेशन डी की इक्वल हो गया, ओके। अच्छा एक बात और बताइए, ये स्केलर क्वांटिटी था कि वेक्टर, ये नहीं, ये तो इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये नहीं, ये यहां जो मैंने साफ किया पी, इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं, इलेक्ट्रिक डायपोल तो सिस्टम को बोलते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट स्केलर क्वांटिटी था कि वेक्टर, बताइए, बहुत रिवीजन करते हैं तो बताइए क्या लगता है आपको। फिर से मैं पूछ रहा हूं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आपको क्या लगता है, स्केलर क्वांटिटी था कि वेक्टर? ऑब्वियस सी बात भैया, हम लोग पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर होता है, माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर, ओके। तो यहां मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर होता है तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी वेक्टर होगा, और यहां डायरेक्शन होगा साउथ पोल से नॉर्थ पोल। किधर होगा एम का डायरेक्शन, बताइए मुझे, एम का डायरेक्शन किधर होगा, साउथ पोल से नॉर्थ पोल, देख रहा है ना। यानी एक तरीके से जो चार्ज में माइनस होता था ना, माइनस में क्या होता था, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जाता था, और साउथ में भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकल के साउथ में जाता है। तो ये जो साउथ पोल है ना मेरे बच्चे, एक तरीके से माइनस चार्ज के जैसा काम करता है। फिर से कह रहा हूं, ये जो साउथ पोल है एक तरीके से माइनस के जैसा, और नॉर्थ पोल है जो प्लस के जैसा, ये सब याद रखिएगा, आगे जाके रिलेट करने में ना आपको इजी होगा, ओके। तो मैग्नेटिक डायपोल समझ में आ गया मेरे बच्चे, क्या होता है मैग्नेटिक डायपोल? मैग्नेटिक डायपोल समझ में आ गया, जल्दी बोलिए क्या होता है, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, एकदम जल्दी बोलिए कि मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है, जल्दी बोलिए। मैग्नेटिक डायपोल हमारा होता है दो इक्वल स्ट्रेंथ का और अपोजिट नेचर का मैग्नेटिक पोल का सिस्टम, जो कुछ डिस्टेंस पे रखा रहता है, ओके।
हर एक मैग्नेटिक डायपोल का अपना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, हर एक मैग्नेटिक डायपोल का अपना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है होता है। वो कितना होगा, जैसे वहां पे हर एक इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता था चार्ज गुना बीच का सेपरेशन, चार्ज गुना बीच का सेपरेशन। और वैसे ही मेरे बच्चे कहने का सेंस क्या हुआ कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, डायपोल का भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, कितना होता है, चार्ज के जगह पर पोलर स्ट्रेंथ हो जाता है, इसका पोलर स्ट्रेंथ, और गुना दोनों के बीच का सेपरेशन। ये देखिए, तो ये हमारा इसके सामने है। चलिए हेडिंग कीजिए, मैग्नेटिक डायपोल लिखिए, बहुत समझ लिए। एक्सियल लाइन पे वहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, इलेक्ट्रिक डायपोल में यहां निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, इक्वेटोरियल पे निकालेंगे, टॉर्क निकालेंगे, सब रिपीट होगा फिर से, सब फिर से रिपीट होगा। लेकिन हाँ, अच्छे से समझने के लिए आप पढ़ने वाला होना चाहिए। आप ही नहीं पढ़ने वाला रहेंगे तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या, दुनिया में आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है जब आप नहीं सुधारने के लिए तैयार रहिएगा तो। मैं क्या, दुनिया में आपको कोई भी बेहतर नहीं बना सकता है जब तक आप सुधरने के लिए तैयार नहीं रहिएगा तो। जब समय निकलता है ना, तब ये सब बातें समझ में आती है। और प्रॉब्लम तो तब है कि समझ में जब तक आती है तब तक समय ही चला जाता है, फिर हाथ पैर पटकने के बाद कुछ मिलता नहीं। बहुत कम ही लोग हैं जो दोबारा कमबैक कर पाते हैं। मेरी बातें समझ में आ रही होगी आपको। हेडिंग कर लिए मैग्नेटिक डायपोल, लिखिए मैग्नेटिक डायपोल में लिखिए एन अरेंजमेंट ऑफ ARRANGEMENT an arrangement of two magnetic poles, an arrangement of two magnetic poles of equal and opposite strengths, of equal and opposite strengths, separated by a finite distance, equal and opposite strength, separated by a finite distance, फाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट नहीं, काफी दूर पर नहीं, कम दूरी पे होना चाहिए। separated by a finite distance is called a magnetic dipole, is called a magnetic dipole। हो गया। चलिए, मैग्नेटिक डायपोल लिखने के बाद मेरे बच्चे अब लिखिए आप लोग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, या वो मत लिखिए, पहले इस फिगर को ड्रॉ कर लीजिए, इस फिगर को, ये नीचे नहीं लिखना, ये नीचे नहीं लिखना, नीचे नहीं लिखना, बस फिगर को ड्रॉ कीजिए, फिगर को, ये फिगर, ये फिगर। मैं साइड हटता हूं, फिगर को सिर्फ ड्रॉ कीजिए, जो जो लिखा हुआ है सब लिख लीजिए। साइड हटता हूं, कीजिए तो। ओके, कर लिए, बहुत अच्छी बात है, कर लिए। तो फिगर ड्रॉ करने के बाद मेरे लॉयन, मेरे शेर, मेरे बच्चे, अब हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल लिखेंगे कि मैग्नेटिक डायपोल का एग्जांपल कौन कौन है। मैंने बताया कि जो बार मैग्नेट है ये आपका मैग्नेटिक डायपोल है, कंपास नीडल होता है, ये सब के सब आपका एक तरीके से मैग्नेटिक डायपोल ही है। क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल के लिए क्या चाहिए, दो इक्वल पोल, इक्वल स्ट्रेंथ का और अपोजिट नेचर का हर एक मैग्नेट में होता ही है। तो लिखिए अगला स्टूडेंट्स, अगला लिखिए, नेक्स्ट उसी में लिखिए, आगे नेक्स्ट लिखिए स्टूडेंट्स, आगे उसी में लिखें। आप लिखिए एग्जाम्पल के लिए, लिखिए एग्जाम्पल के लिए ए बार मैग्नेट, BAR बार मैग्नेट, ए सोलेनोइड, जो सोलेनोइड होता था ना ऐसे, उसमें भी दो पोल एक तरीके से होता था, नॉर्थ और साउथ सोलेनोइड, जो करंट को बहने से मिलता था, ऐसे इस तरीके से घुमा जो होता था, जिसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट स्मॉल एन आई होता था। तो वो भी सोलेनोइड भी एक तरीके से मैग्नेटिक डायपोल का एग्जांपल है। लिखे, हो गया बच्चे। ए बार मैग्नेट, ए सोलेनोइड, ए कंपास नीडल, COMPASS, ए कॉम्पास नीडल, COMPASS कॉम्पास नीडल, NWDLE नीडल, एक करेंट लूप, एक कंपास नीडल के बाद एक करेंट लूप ETC, एक करेंट लूप ETC। तो ये जितना भी आपको दिख रहा है एग्जाम्पल मेरे लॉयन, ये सारा का सारा एग्जाम्पल आपका हो गया मैग्नेटिक डायपोल का। क्लियर हो गई चीजें। चलिए अब लिखिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब लिखिए भाई मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, लिखिए कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है।
उसमें लिखिए एरो देकर, लिखिए द प्रोडक्ट, कैपिटल में लिखिएगा, एम वेक्टर लिख लीजिए ब्रैकेट में, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लिखे ना तो उसके ब्रैकेट में एम वेक्टर लिख लीजिएगा, उसके बाद लिखिए एम वेक्टर, लिखिए कैपिटल एम वेक्टर। द प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल, द प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल, the product of the strength of either pole and the magnetic length of the magnet is called magnetic dipole moment, इज कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। यानी पोल स्ट्रेंथ, किसी भी पोल का पोल स्ट्रेंथ लेना और जो बीच का जो मैग्नेटिक लेंथ है, सेपरेशन का मतलब मैग्नेटिक लेंथ, ज्योमेट्रिकल लेंथ से मतलब नहीं, मैग्नेटिक लेंथ से मतलब है। ओके लिखिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं, द प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल एंड द मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। क्लियर हो गया? इज कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। हो गया? अब उसके बाद इसे लिख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट कीजिए और इसके नीचे लिखिए मैग्नेटिक डायपोल। इसको पहले आप नोट कीजिए, नोट कीजिए, मैं नीचे लिखता हूं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी magnetic dipole moment is a vector quantity which direction is from south pole to north pole, from south pole टू नॉर्थ पोल। इसका जो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल होता है। ओके, और एस आई यूनिट क्या हो जाएगा? देखिए, पोल स्ट्रेंथ का यूनिट होता है एम्पियर मीटर। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो हमारा है, इसका एस आई यूनिट की अगर बात करूं तो एम्पियर मीटर होता है। इसका एम्पियर मीटर पोल स्ट्रेंथ का, और डिस्टेंस का मीटर, तो एम्पियर मीटर गुना मीटर क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, एस आई यूनिट of magnetic dipole moment SI unit of magnetic dipole moment is एम्पेयर मीटर स्क्वायर। समझ में आया? इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसका एम्पियर मीटर गुना बीच का डिस्टेंस जो सेपरेशन है ये मीटर, तो एम्पियर मीटर गुना मीटर एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये बात आपको माइंड में डाल के रखनी है। अच्छा, एक चीज और आपको याद है, ये तो नोट कर लीजिएगा, रुकिए मेरी बात पर सुनिए, कि कोई लूप में करंट बहता था, हम लोग इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। तो हर एक करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता था, अगर आपको याद है तो हल्का फल्का, हर एक करंट कैरिंग लूप का। किस समय पढ़ाया था? अगर हल्का फल्का याद आ रहा है तो मैं बताता हूं आपको। ये मैं पढ़ाया था आपको मेरे बच्चे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में भी इसका यूज किया था, कि करंट इनटू एरिया के इक्वल होता है लूप का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। पढ़ेंगे इसके बारे में आगे चल के, लेकिन अभी मैं कह रहा हूं कि देखिए, तो आपको याद आ रहा होगा धुंधला धुंधला, तो किसी करंट कैरिंग लूप का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट करंट इनटू एरिया होता है, तो यहां से भी देख सकते हैं कि करंट का यूनिट एम्पियर और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर यहां से भी यूनिट आ जाएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का यूनिट यहां से भी आई इंटू ए कर लेंगे, करंट इंटू एरिया, तो वहां से भी देख सकते हैं कि करंट का एम्पियर, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। यहां से भी देख सकते हैं कि इसका एम्पियर मीटर गुना बीच का डिस्टेंस डी, तो एम्पियर मीटर। चाहे हम लोग मैग्नेट का निकाले मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या लूप का निकाले, यूनिट तो सेम ही ना होना चाहिए भाई। क्वांटिटी सेम है तो यूनिट सेम ही ना होना चाहिए। नोट कीजिए, इससे मैं साइड हटता हूं बच्चे।
यहां तक पूरा नोट कीजिए और अब तैयार हो जाइए एक्सियल, इक्वेटोरियल, ये सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। फिर आर्बिट्रेरी पॉइंट यहां 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 यहां। और अगर आप पीछे से रिवीजन किए तो आपको टेंशन नहीं लेने का, सब समझ में आ जाएगा। चलिए मैं साइड हटता हूं, नोट कीजिए तो इसे जल्दी से कर लिए नोट स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशंस देखते हो। वैसे ही सेम जैसे वहां देखे थे, कहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, सेम बस अपना रूप बदलेगा, मेकअप लगा लगा कर आएगा। जहां हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आता था वहां पे आएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। फिर से कर रहा हूं, जहां पे हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आता था वहां पे आएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जहां पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आता था वहां पे आएगा मैग्नेटिक फील्ड। जहां पे हमारा चार्ज आता था वहां पे यहां आएगा पोल स्ट्रेंथ। जहां पे डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव होता था यहां पे होगा साउथ पोल से नॉर्थ पोल। तो मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलिए हेडिंग कीजिए, अब हेडिंग कीजिए। अच्छा एक चीज और मैं बताना भूल गया, सुनिए। वैसे तो मैग्नेटिक डायपोल सारा सब है, और वैसे तो इक्वल नॉर्थ पोल और साउथ पोल रहेगा तो आपका वो मैग्नेटिक डायपोल होगा ही होगा। लेकिन हम लोग जो बार मैग्नेट होता है ना बच्चे, बार मैग्नेट, उसके कारण हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पढ़ते हैं एक्सियल इक्वेटोरियल पे, बार मैग्नेट। क्योंकि बार मैग्नेट भी एक तरीके से मैग्नेटिक डायपोल ही है। बार मैग्नेट जो हमारा होता है हिंदी में जिसको बोलते हैं दंड चुंबक, तो ये भी एक तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल ही है ना भाई। तो जब ये हमारा मैग्नेटिक डाइपोल है तो हम लोग इस मैग्नेटिक डाइपोल यानी बार मैग्नेट के कारण पढ़ते हैं कि एक्सियल पे कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इक्वेटोरियल पे कितना आएगा, या और कहां पे कितना कितना आएगा। ओके, तो चलिए हेडिंग कीजिए आप लोग, बड़ा सा हेडिंग कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। बड़ा सा हेडिंग कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड को कहीं कहीं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी लिखा रहेगा, सेम चीज है। मैग्नेटिक फील्ड को कहीं कहीं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी लिखा रहता है। अभी हम लोग चूंकि मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं पढ़े हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स भी यहां होता है। तो मैंने बोला कि चूंकि अभी हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं पढ़े इसलिए हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं ज्यादा, लेकिन चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं कहीं कि मैग्नेटिक फील्ड, जो आप लोग हेडिंग के ना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, तो मैग्नेटिक फील्ड के बाद ब्रैकेट में लिख सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। हेडिंग कर लिए। तो सबसे पहला नंबर 1 में ऑन एक्सियल लाइन मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहला में मैग्नेटिक फील्ड एकदम सारा जो पढ़े हैं ना पास्ट, सब पास्ट है ना, फिर से प्रेजेंट बन के आपके सामने आ जाएगा। जो सारा इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़े हैं पास्ट में वो सब प्रेजेंट बन के आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट एट एक्सियल लाइन। जो हमारा एक्सियल लाइन है बच्चे, ये देखिए एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन। इस एक्सियल लाइन पे कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा ये हमको देखना है। एक्सियल लाइन पे, एक्सियल लाइन इस पे। ओके, तो बड़ा आसान है जी, और वैसे ही निकालेंगे जैसे वहां पे निकालते थे। कहां पे? और वैसे ही निकालेंगे जैसे वहां पे निकालते थे। कहां पे बताइए, बताइए कहां पर भैया? इलेक्ट्रिक डायपोल में। क्या कि मान लीजिए हमको दोनों के बीच का दूरी को डी नहीं मानते, अब 2D मानते हैं। दोनों पोल के बीच के दूरी को 2D मानते हैं, 2D। ओके, और हमें सेंटर से, डायपोल के सेंटर से और डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है जहां हमें कुल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ओके, कुल मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? तो सबसे पहले एक बात मुझे बताइए कि P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो सिर्फ साउथ पोल के कारण आएगा या नॉर्थ पोल के कारण या दोनों के कारण? जल्दी बोलिए। P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो सिर्फ साउथ पोल के कारण, नॉर्थ पोल के कारण या दोनों पोल के कारण? ईमानदारी से बताइएगा। दोनों के कारण। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस माइनस चार्ज होता था दो, तो वहां जो आता था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको याद भी होगा, आपको पता भी होगा, तो दोनों के दोनों पोल के कारण आता था ना, सॉरी दोनों के दोनों चार्ज के कारण आता था ना, प्लस माइनस दोनों के कारण ना।
तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो नॉर्थ पोल के भी कारण आएगा, साउथ पोल सबके कारण। तो एक बात मुझे सबसे पहले बताइए कि नॉर्थ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा? जस्ट अवे, जस्ट अवे, क्योंकि मैंने अभी बोला कि नॉर्थ पोल को आप कंपेयर करो, नॉर्थ पोल को आप कंपेयर करो उसके जैसा, किसके जैसा? जल्दी बोलिए, पॉजिटिव चार्ज के जैसा। नॉर्थ पोल को आप कंपेयर करो, तुलना करो पॉजिटिव चार्ज के जैसा। और साउथ पोल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इधर आएगा, B2। तो यहां सुपरपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। नॉर्थ के कारण मैग्नेटिक फील्ड B1 निकाल लेंगे, साउथ के कारण मैग्नेटिक फील्ड B2 निकाल लेंगे, और दोनों के बीच 180 डिग्री का एंगल, इसलिए वेक्टर सम के लिए घटा देंगे B1 में से B2 क्योंकि B1 बड़ा होगा। नॉर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बड़ा ना होगा क्योंकि नॉर्थ से ये पॉइंट नजदीक है ना, तो इस पोल के कारण ये पॉइंट नजदीक है तो B1 अधिक होगा, और इस पोल के कारण ये पॉइंट दूर है तो B2 कम आएगा। ओके, तो मैं लिखूं सबसे पहले यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लेट, ऐसे लिखता हूं, लेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, लेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल इज B1, लेट एट पॉइंट P, लेट एट पॉइंट P मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल इज B1। तो बताइए तो B1 की वैल्यू कितनी होगी? B1 की वैल्यू कितनी होगी बताइए तो? किसी पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था? k⁻r² ना, जहां k की वैल्यू 1/4πε0 होती थी, यानी 1/4πε0 इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। यहां कितना होगा? k, यहां भी होगा सेम k, लेकिन k की जगह पर कितना हो जाएगा? 1/4π, सॉरी, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चल गया, मैं भी गड़बड़ हो जाऊंगा यहां पे, μ0/4π हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 1/4π। ओके, Q के जगह पर पोल स्ट्रेंथ, मान लीजिए पोल स्ट्रेंथ इसका भी है और इसका भी है, तो K हो गया, K यहां पे Q के जगह पर पोल स्ट्रेंथ और डिस्टेंस का स्क्वायर। तो देखिए, तो नॉर्थ पोल के कारण आप P पॉइंट पे निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड B1, तो R लेंगे या ये दूरी लेंगे? ऑब्वियस सी बात, ये दूरी लेंगे। फिर से कह रहा हूं, नॉर्थ पोल के कारण आप P पॉइंट पे निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो नॉर्थ पोल और P के बीच का डिस्टेंस लेंगे ना, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा हमारा कि NP का स्क्वायर लेंगे ना। कहने का मतलब हुआ कि NP का ना स्क्वायर लेंगे, नॉर्थ पोल, या NP मत लिखिए, इसको NP मत लिखिए, होगा कितना? तो देखिए, सेंटर से दूरी है R, ये दूरी है सेंटर से R, और ये आधा है D। देखिएगा, सेंटर से R और ये आधा है D, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा? R माइनस D, R माइनस D का होल स्क्वायर। ये देखिए, KQ/R²। ध्यान से देखिएगा, Q के जगह पर पोल स्ट्रेंथ AM और ये दूरी इसके कारण यहां निकाल रहे हैं, तो R माइनस D का होल स्क्वायर। ओके, चलिए, और वहीं अगर मैं निकालूं लेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल एट B, एट लेट एट पॉइंट P मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल इज B1। यस सर, B1 इक्वल टू उतना। ओके, अच्छा बोलिए, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल कितना होगा ये बताइए? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल इज B2। बता सकते हैं मेरे बच्चे कि B2 की वैल्यू कितनी आएगी? साउथ पोल के कारण वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? B2 इसके साउथ के कारण। ऑब्वियस सी बात, सेम चीज, μ0/4π यानी KQ, इलेक्ट्रिक फील्ड होता था KQ/R², तो यहां हो जाएगा KQ, यहां भी चलेगा, तो K हो गया, Q के जगह पर आ जाएगा पोल स्ट्रेंथ, और इसके कारण हम यहां पे निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इस साउथ पोल के कारण P पॉइंट पे निकाल रहे हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड। तो साउथ से अगर इसका डिस्टेंस लेंगे तो ये R और ये D, टोटल 2D है, तो आधा D होगा ना, तो R प्लस D का होल स्क्वायर। बस एकदम सेम वहां भी ऐसे ही किए थे बच्चे, एकदम सेम वहां भी ऐसे ही किए थे, बस वहां रूप अलग था, यहां पे रूप अलग है। तो B1 B2 निकल गया, इसलिए नेट अगर निकाले, इसलिए नेट
मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल लाइन, तो एक्सियल लाइन पे नेट भी निकालेंगे तो क्या होगा, B1 माइनस B2। हां कि ना मेरे बच्चे, दोनों को माइनस करेंगे, B1 में से B2 को घटाएंगे ना, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे ना। तो चलिए घटाइए मेरे साथ साथ। B1 कितने का आया है, B1 म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये देखिए नॉट बाई 4 पाई बाई 4 पाई एम बाई आर माइनस डी का होल स्क्वायर B1 माइनस B2 कितना बाई 4 पाई ओके, और एम बाई आर प्लस डी का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे मेरे बच्चे तो देखिए, तो मिड बाई 4 पाई एम तो कॉमन आ जाएगा सबसे, म्यू नॉट बाई 4 पाई एम कॉमन आ जाएगा, ये देखिए कॉमन आ जाएगा, और अंदर में कितना बचेगा, 1 माइनस आर माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस डी का होल स्क्वायर। ये देखिए दिख रहा है ना, आर माइनस डी का होल स्क्वायर और प्लस डी का होल स्क्वायर। और जब सॉल्व करेंगे तो दोनों का एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करते हैं। देखिए मैं सॉल्व करता हूं, ये तो है मिनट बाई 4 पाई, रहने दीजिए इसे, जिसको हम लोग के भी बोल सकते हैं। ये हमारा पोल स्ट्रेंथ एम है, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा भाई, दोनों का गुना हो जाएगा कौन सा, आर माइनस डी का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस डी का होल स्क्वायर। और यहां पे आ जाएगा हमारा, एक सेकंड देखिए, यहां पे आ जाएगा हमारा आर प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस डी का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे बच्चे तो आर प्लस डी का होल स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2RD, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2RD, और बीच में एक माइनस है तो माइनस से माइनस कटेगा, कुछ ऐसा आ जाएगा। देखिए तो म्यू नॉट बाई 4 पाई एम, और ये बता सकते हैं कि ये क्या आएगा, आर माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस आर प्लस डी का होल स्क्वायर क्या होगा। देखिए ये मैं सब पढ़ा चुका हूं पहले, आर माइनस डी का होल स्क्वायर का मतलब हुआ 2 बार आर माइनस डी, इसका मतलब हुआ आर माइनस डी इंटू आर माइनस डी ओके, और आर प्लस डी का होल स्क्वायर का मतलब हुआ 2 बार आर प्लस डी, यानी आर प्लस डी इंटू आर प्लस डी। तो आपको ऐसा लग रहा है कि हम दो को मिला लेंगे, इन दोनों को और इन दोनों को मिला सकते हैं, तो ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेम चीज ही है, ये दोनों मिलके हो जाएगा गुना में आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और ये भी सेम चीज वही, तो उसका होल स्क्वायर कर देंगे। देखिए ध्यान से, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों को इंटू करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो नीचे में तो आ जाएगा हमारा कितना भाई, तो आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर में क्या आएगा, ऊपर में आ जाएगा, ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2RD, ये देखिए माइनस आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2RD, ये देखिए। सॉल्व करेंगे बच्चे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट जाएगा माइनस के कारण, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2RD प्लस 2RD 4RD ना, 2RD 4RD। तो सॉल्व करेंगे आगे, एकदम सेम वही वाला चिपका रहे हैं, और क्या वहां जो P वगैरह था, K वगैरह 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन था, या K के टर्म में भी लिखते हैं वहां पे, यहां सब रूप बस बदल दिया, इतना किया यहां की रूप बदल दिया, बातें तो सेम ही एकदम है, 100% सेम है, कुछ अलग नहीं है। तो अगर यहां पे वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे शेर, मेरे लॉइन जल्दी बताइए मुझे, वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, तो वैल्यू निकालेंगे तो यहां से इक्वल टू आ जाएगा हमारा, इक्वल टू सॉल्व करने के बाद 2RD प्लस प्लस 4RD ना, म्यू नॉट बाई 4 पाई ऊपर में एम और 4RD, और नीचे में आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देख रहे हैं, और आपको पता है कि डायपोल मोमेंट, सॉरी हाँ डायपोल मोमेंट ही, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट करने का मतलब कि डायपोल मोमेंट कितना यहां होगा, अगर पोल स्ट्रेंथ एम है तो एम इंटू डी की एम इंटू 2D, पोल के बीच का सेपरेशन को 2D लिया है बच्चा, देख लीजिए 2D,
तो डाइपोल मोमेंट कितना होगा, पोल स्ट्रेन जैसे वहां पे Q इंटू 2D होता था, तो यहाँ M इंटू 2D ना होगा, बीच का सेपरेशन 2D है। तो फिर बच्चा बोलेगा कि सर कभी बोलते हैं Q इंटू D, कभी बोलते हैं Q इंटू D। मैं ना तो Q इंटू D बोला, ना मैं Q इंटू 2D बोला, मैं पोल इंटू सेपरेशन बोला। तो सेपरेशन को यहाँ 2D से दिखाया है, इसलिए M इंटू 2D हो जाएगा। तो M और 4 में एक 2 और एक D, अगर एक साथ इसको मिला ले, हम इसको अगर एक साथ मिला ले तो आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, और M इंटू 2D को एक साथ मिला लेते हैं। M 4 में से एक 2 ले लिया, एक D लिया, तो यहां बच गया 2 और यहां बच गया R। 2R डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे और सॉल्व करेंगे तो B का जो फाइनल वैल्यू आ जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड B एक्सियल लाइन पे, ओके, बार मैग्नेट के कारण, ओके। ये बन जाएगा डाइपोल मोमेंट ना, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई डाइपोल मोमेंट M इंटू 2 या R या 2mr भी लिख सकते हैं, 2mr डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है। परंतु रुकिए, परंतु आप लोग को पता ना कि हम लोग को पढ़ना होता है शॉर्ट डाइपोल के बारे में। याद है बच्चे हल्का फल्का कि हम लोग को जो स्टडी करना होता है शॉर्ट डाइपोल के बारे में, मतलब जब बार मैग्नेट का जो लेंथ है वो काफी छोटा हो, बार मैग्नेट का लेंथ काफी छोटा हो इस R के रिस्पेक्ट में, ओके। यानी इफ, वहां भी यही रिजल्ट आया था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में, इसमें भी अप्रोक्सीमेशन लाए थे, नेगलेक्ट किए थे, तब जाके रिजल्ट आया था, आप लोग को जो पता है। तो इफ, मैं लिख रहा हूं, इफ लेंथ ऑफ बार मैग्नेट इज वेरी स्मॉल, लेंथ ऑफ बार मैग्नेट इज वेरी स्मॉल। तो अगर वेरी स्मॉल रहेगा लेंथ ऑफ बार मैग्नेट, कहने का मतलब जो ये हमारा क्या है, D, ये D काफी छोटा होगा R से, तो D को नेगलेक्ट कर देंगे ना, D नेगलेक्ट हो जाएगा ना, ओके। सो D कैन बी नेग्लेक्टेड, एज कंपेयर टू R। बस हो गया, एज कंपेयर टू R। तो जब D को नेगलेक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, यहां से D नेगलेक्ट हो जाएगा, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं यहां लिखता हूं, जगह थोड़ा बचा हुआ है। B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नोट बाई 4 पाई, ओके। और कितना हो जाएगा बताइए मुझे, 2mr, ओके। और नीचे में कर देंगे D को नेगलेक्ट, तो नीचे में D को करेंगे तो R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर में D नेगलेक्ट हो जाएगा, यानी कितना आगे बताइए मुझे, R स्क्वायर का पावर स्क्वायर, यानी R का पावर 4। तो ये से R का पावर 4 जाएगा तो R क्यू बचेगा, यानी कितनी आ गई वैल्यू बताइए मुझे, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m, यहां देखिए 2m बाई R क्यू, ये देखिए म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई R क्यू। तो ये आ गया एक्सियल लाइन पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड, कितना, म्यू नॉट बाई 4 पाई, एक सेकेंड, 4 पाई 2m बाई R क्यू। आप कंपेयर करेंगे ना तो उसी के बराबर है जो इलेक्ट्रोस्टैट्स में आया था। इलेक्ट्रोस्टैट्स में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, 2 kp बाई R क्यू एक्सियल लाइन पे। तो देखिए 2 तो खैर एक नंबर था, P तो हमारा P था, नीचे में R क्यू था, इसको हटाइए। K क्या था, K क्या था, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था ना मेरे बच्चे, K। तो वैसे देखिए यहां K 2 था, 2 हो गया 2 हो गया 2, ठीक है। यहां K हो गया तो K की जगह पर ये बोलिए, और M जो P था हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M हो गया डिवाइडेड बाई R क्यू। सेम फार्मूला है ना, वहां पे आया था 2 kp बाई R क्यू, और यहां पे आ गया 2K, इसको K बोल सकते हैं या लिख भी सकते हैं याद करने के लिए, आप इक्वल करके 2 बाई R क्यू लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया 2, ये हो गया K, ये हो गया M बाई R क्यू, तो 2m बाई R क्यू। मेरी बातें समझ में आ रही, मेरी बातें आइडिया लग रही है, समझ में आ रही है मेरी चीजें। तो बिल्कुल वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल लाइन पे आया जैसा इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक्सियल लाइन पे आया था इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तब इतना लिखने के बाद पहले लिखाता हूं, इसमें तामझाम करवाऊंगा कि क्या क्या माना है, क्या क्या नहीं माना है, तब न जाके समझ में आपको भी ज्यादा अच्छा से आएगा और मैं भी समझा पाऊंगा। तो तामझाम तो कर रहा है ही, आपको भी तामझाम करना है, मुझे भी तामझाम करना है, ओके। आइडिया लग रही है मेरी बातें। तो चलिए स्टूडेंट्स,
हम लोग हेडिंग करते हैं। ओके, हेडिंग कीजिए सबसे पहले नंबर 1 है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट एट एक्सियल लाइन। हेडिंग कीजिए मेरे बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट एट एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पे हमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। लिख लिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट एट एक्सियल लाइन। ओके, चलिए बच्चे लिखिए, उसमें पहले लिख लीजिए चीजों को, जो जो हम लोग माने हैं वगैरह वगैरह वो लिख लीजिए। वहां पे लिखिए, एक सेकेंड हाँ लिखिए। लेट ए बार मैग्नेट हेडिंग करने के बाद हेडिंग की उसके नीचे लिखिए, लेट ए बार मैग्नेट which pole strength is small m, which pole strength is small m, pole strength small m, which pole strength is small m and its magnetic length is 2d। इसका जो मैग्नेटिक लेंथ है, मतलब नॉर्थ साउथ के बीच का जो दूरी, and its magnetic length is 2d। उसमें लिखिए फुल स्टॉप के बाद, we have to calculate magnetic field, due to bar magnet at axial line, magnetic field due to bar magnet at axial line, उसमें या ओके ऐसे लिख सकते, we have to calculate magnetic field due to bar magnet at distance r, at axial line नहीं, at distance r from center of dipole on axial line, at distance r from center of dipole या center of bar magnet, at distance r from center of bar magnet on axial line। हो गया। चलिए अब उतना लिखने के बाद आपको आराम से ये फिगर ड्रॉ करनी है। फिगर ड्रॉ करने के बाद ये सारा चीज नोट करके यहां तक नोट करना, और यहां तक नोट करने के बाद ये नोट करना है। फिर से मैं कह रहा हूं, पहले ये नहीं नोट करना है, पहले ये लास्ट में पढ़ाया यहां से यहां, पहले आपको फिगर ड्रॉ करके नीचे पूरा नोट करना है, फिर यहां नोट करना है, और बड़ा आसान है, हो जाएगा ना। इलेक्ट्रिक डायपोल का बढ़िया से रिवीजन किए तो हो जाना चाहिए। ऐसे सोचिए कि वहां दो चार्ज होता था, दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, यहां दो मैग्नेटिक पोल है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। जो नॉर्थ है वो प्लस के इक्विवेलेंट होता है, पॉजिटिव चार्ज के इक्विवेलेंट, इसके कारण इसलिए इससे हुए, और जो साउथ है वो निगेटिव के इक्विवेलेंट होता है, इसके टुवर्ड्स। ऐसे भी लोग जानते हैं कि नॉर्थ से पोल निकलता है और साउथ में इंटर करता है, तो साउथ के टुवर्ड्स होगा। और अब सारी चीजों को देखते हुए यहां पे ऐसे करके वैल्यू डिराइव कर सकते हैं। मैं साइड हटता हूं, इसे नोट कीजिए, तब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। मैं साइड हटता हूं, इसे नोट कीजिए, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। ओके, कर लिए नोट। चलिए नोट कर लिए तो थोड़ा सा इसके बारे में एक पॉइंट लिख ही लीजिए, बहुत जरूरी है नोट करना। कभी कभी बच्चे लिख लेते हैं, उसको उनको समझ में नहीं आता। सुनिए मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूं। मैग्नेटिक, ये तो निकाल लिए हम लोग मैग्नेट फील्ड। मुझे सबसे पहले ये बताइए, किस बार मैग्नेट के कारण, ये जो बार मैग्नेट हमारा, इसके कारण मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, ये बताइए क्या है। साउथ पोल से नॉर्थ पोल। बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक डायपोल का डायरेक्शन हमारा साउथ पोल से नॉर्थ पोल है। और एक्सियल लाइन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, B1 की ओर की B2 की ओर। दोनों में कौन बड़ा है, B1 B2 में। B1 B2 में B1 बड़ा है, B2 छोटा है, तो ये बड़ा ये छोटा, तो नेट बड़े की ओर ना आता है बच्चे। तो देखिए, तो एक्सियल लाइन पे डायपोल मोमेंट भी इधर और नेट मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, यानी कहने का मतलब वार मैग्नेट के लिए एक्सियल जो लाइन है ना, एक्सियल लाइन, उसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उधर ही होता है। फिर से कह रहा हूं,
नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उधर ही होता है जिधर हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। समझ में आया? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उधर ही होता है जिधर हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। क्लियर हुई मेरी बातें? समझ में आई आपको मेरी बातें? और वहां भी होता था इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्या, कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर ही होता था जिधर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है, एक्सियल पर, इक्वेटोरियल पे उल्टा, यहां भी इक्वेटोरियल पे उल्टा, एकदम सेम है। मैंने बोला ना कि मेकअप लगा के आपके सामने आ रहा, एकदम सेम है। चलिए ठीक है, लिखिए जल्दी से, नोट करके नीचे लिख लीजिए, नोट करके लिखिए एट एक्सियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट, नोट करके लिखिए एट एक्सियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ओके, चलिए नोट कर लिए तो अब जल्दी से इक्वेटोरियल लाइन पे भी प्रूव कर लेते हैं। इक्वेटोरियल पे भी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट एट इक्वेटोरियल लाइन, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी उसको बोल सकते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलिए मैग्नेट का, या इक्वेटोरियल लाइन बोलिए, बात सेम ही है। ओके, एट इक्वेटोरियल लाइन, हेडिंग कीजिए नंबर 2 में, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट एट इक्वेटोरियल लाइन, कहीं भी। और वैसे ही जैसे इक्वेटोरियल में वहां प्रूव किए थे यहां प्रूव करेंगे सेम तरीके से। कोई बहुत बड़ा चीज तो है नहीं, आसान सा चीज होगा, इसलिए मैं ज्यादा इस पे बहस लड़ा के समय बर्बाद नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी से खत्म कर देता हूं। नंबर 2 में हेडिंग कर लीजिए बच्चे। चलिए मैं आपको समझाता हूं अब इसके बाद। ये देखिए, एक सेकेंड, आपको समझाता हूं इसके बाद। देखिए समझिए, मान लीजिए आपका ये मैग्नेट है, थोड़ा सा मैं छोटा फिगर बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये पूरा साफ कर रहा हूं जंजाल को। याद है ना मैं इक्वेटोरियल पे कैसे निकालते हैं, वैसे यहां भी निकालेंगे। आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस लेना तो फिर से कह रहा हूं, इलेक्ट्रिक डायपोल बढ़िया से पहले पढ़ के समझ लीजिए। मान लीजिए आपके पास कोई मैग्नेट है मेरे शेर, ये देखिए मैग्नेट है। ओके, ये मान लीजिए मैग्नेट का हमारा साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल है। डाइपोल मोमेंट आपको पता है कि साउथ से नॉर्थ की ओर होगा, साउथ से नॉर्थ, निगेटिव से पॉजिटिव। ओके, और इसका ये हमारा इक्वेटोरियल लाइन है, ये देखिए इक्वेटोरियल लाइन है। और इसके कारण इक्वेटोरियल लाइन पे कहीं यहां सेंटर से आर डिस्टेंस पे, वहां भी सेंटर से आर डिस्टेंस लिए थे, यहां भी सेंटर से आर डिस्टेंस पे हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर से मेरी बातें कि यहां जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा बार मैग्नेट के कारण, वो सिर्फ नॉर्थ पोल, साउथ पोल या दोनों पोल, जल्दी बोलिए, वहां जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा बार मैग्नेट के कारण वो नॉर्थ पोल, साउथ पोल या दोनों पोल। ऑब्वियस सी बात, दोनों पोल। तो जो नॉर्थ है वो एक तरीके से तो पॉजिटिव का काम करता है ना, देखिए मैं यहां दिखा रहा हूं, नॉर्थ है एक तरीके से पॉजिटिव का काम करता है ना। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है उसका मैं वैल्यू बोल रहा हूं B1। इसके कारण जो आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड हमारा नॉर्थ के कारण, एक सेकेंड, थोड़ा सा बड़ा चुंबक को बनाना पड़ेगा, बना लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये नॉर्थ पोल के, ये नॉर्थ पोल है। थोड़ा बड़ा करके फिगर ड्रॉ कीजिएगा, मैं काफी छोटा छोटा ड्रॉ कर रहा हूं। साउथ के कारण ये आ गया, देख रहे बच्चे। तो मुझे जल्दी बताइए कि यहां जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा P पॉइंट पे, वो सिर्फ नॉर्थ पोल के कारण आएगा, साउथ के कारण आएगा या दोनों के कारण आएगा, जल्दी बोलिए। यहां जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा सिर्फ नॉर्थ के कारण या सिर्फ साउथ पोल के कारण या दोनों के कारण? इंतजार कर रहा हूं मैं मेरे बच्चे, मुझे बताइए। दोनों के कारण आएगा तो नॉर्थ पोल के कारण अवे आएगा B1, पॉजिटिव जैसा बिहेव एक तरीके से करता है, और साउथ पोल के कारण
टूवर्ड्स आएगा इधर B2 साउथ पोल के कारण B2 ओके B2 ये देखिए ओके। चलिए तो मैं यहां लिख रहा हूं लेट एट पॉइंट P मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल इज V1 और इसके कारण V2। तो मुझे बताइए कि ये डिस्टेंस है यार और हम इसके बीच का सेपरेशन 2D यहां भी ले लेते हैं। 2D लेने से ये भी आधा D हो जाएगा और आधा D हो जाएगा, यानी मैग्नेटिक लेंथ जो हो जाएगा हमारा 2D हो जाएगा ओके। तो मुझे सबसे पहले ये बताइए मेरे बच्चे, ये तो मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया कि हमारे पास चुंबक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल है, सेंटर से हमें यार डिस्टेंस पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। एक बात मुझे बताइए कि हमको जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी, एग्जांपल के लिए P पॉइंट पर मुझे वैल्यू निकालनी है, तो वहां जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो दोनों के कारण आएगा, नॉर्थ साउथ दोनों कारण। तो मुझे बताइए पहले नॉर्थ पोल के कारण अगर P पर निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड तो डिस्टेंस R लेंगे या D लेंगे या ये तिरछे वाला लेंगे। सुनिएगा, नॉर्थ के कारण निकाल रहे हैं P पर, नॉर्थ पोल के कारण P पे निकालेंगे तो ये तिरछे वाला डिस्टेंस लेंगे ना, कितना हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से बताइए। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे ना, यार और ये D तो रूट अंडर R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, हाँ कि ना, यही हो जाएगा ना, यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल निकालेंगे B1 तो KQ, अब आई उसका स्क्वायर, किसका स्क्वायर भाई, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये देखिए यही ना होगा, KQI डिस्टेंस का स्क्वायर होता है तो KQI डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस तो ये इसका स्क्वायर रूट खत्म भी आप कर सकते हैं। जगह तो उधर है नहीं, चलिए इधर साफ ही कर देते हैं ताकि जगह ही बना लेते हैं। क्या दिक्कत है, जिंदगी में जब जगह नहीं मिलता है तो जगह बनाना पड़ता है, जगह बना ही लेते हैं, यहां पे यूज आएगा। आप लोग बस बढ़िया से समझते रहिए, μ0/4 पाई हो जाएगा m और R स्क्वायर प्लस हमारा हो जाएगा D स्क्वायर। दिख रहा है आपको, यही हो जाएगा ना, इसके कारण यही हो जाएगा ना। अच्छा वैसे इसके कारण निकालेंगे साउथ के कारण तो सेम चीज, साउथ के कारण डिस्टेंस भी सेम ही होगा, क्या, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, हाँ कि ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल अगर B2 निकालूंगा तो सेम चीज इसका रूट का स्क्वायर होगा, देखो इसका रूट है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और आ जाएगा μ0/4 पाई m R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। बस 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 बस। अब क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जितना B1 आया उतना B2, देखिए ना, या तो मैथमेटिकली देख लिए B1 B2 का वैल्यू सेम, और नहीं अगर लग रहा है B1 B2 का वैल्यू सेम मैथ से, तो ऐसे समझो कि दोनों पोल का स्ट्रेंथ सेम है, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना उस पॉइंट का डिस्टेंस सेम है, तो पोल स्ट्रेंथ भी सेम, डिस्टेंस भी सेम, तो मैग्नेटिक फील्ड सेम ही ना आएगा। और मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगा, दोनों सेम है B1 B2, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल बीचों बीच से पास करेगा, एकदम बिल्कुल बीचों बीच से। आपको पता है कि दो वेक्टर जब इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है तो उसका रिजल्टेंट एकदम बिल्कुल बीचों बीच से पास करता है, याद कीजिए ओके। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालिएगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप ये मत कीजिएगा 2a cos θ/2 नहीं, सॉरी आप लोग को घटाना नहीं पड़ेगा, याद बताइए तो मेरे बच्चे, याद आ रहा है किसी को, दो वेक्टर अगर सेम मैग्नीट्यूड का होता है, सेम मैग्नीट्यूड का, तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, किस केस से, कंडीशन पढ़े थे हम लोग, याद आ रहा है किसी किसी को, हल्का फल्का काम चलाने भर भी याद आ रहा है, हल्का फल्का काम चलाने भर, 2a cos θ/2 याद आ रहा है। चौथा नंबर केस, फोर्थ नंबर केस, कि अगर सेम मैग्नीट्यूड का होगा तो नेट आ जाएगा 2a cos θ/2, यहां भी सेम हो जाएगा 2a cos θ/2। चलिए देखिए मैं आपको दिखाता हूं मेरे बच्चे, समझ में आपको आ जाएगा, ये देखिए ये देखिए, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन अगर निकालेंगे B, इक्वल टू B, तो कितना होगा बच्चे, B नेट कितना हो जाएगा, B नेट, नेट मैग्नेटिक फील्ड B, तो कितना हो जाएगा 2b cos θ/2, यही ना, यही ना आ जाएगा 2b cos θ/2, जो B नेट आएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड B नेट बोलिए, B इक्वेटोरियल बोल दीजिए, इक्यू भी लिख दीजिएगा तो इक्वेटोरियल, B नेट ही लिखिए ना, क्या फर्क जाता है ओके। तो ये आ जाएगा 2b cos θ/2 ओके।
दोनों B1 B2 सेम है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, अगर इस एंगल को थीटा मानते हैं, वहां भी माने थे, इस एंगल को थीटा मानते हैं तो ये एंगल थीटा होगा और ये लगे हाथ ये भी थीटा होगा। देखिए ये थीटा होगा बच्चे, तो ये भी थीटा हो जाएगा क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच से वेक्टर जा रहा है, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये भी थीटा। तो मुझे एक बात पहले बताइए कि जब इन दोनों का B1 B2 का जब नेट निकालेंगे, B1 B2 निकाल के जब नेट निकालेंगे, तो नेट निकालेंगे तो फार्मूला वो लगाएंगे क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, और हम लोग जानते हैं कि दो वेक्टर अगर सेम मैग्नीट्यूड का है तो डायरेक्ट चौथा वाला केस शॉर्टकट लगा लेते हैं, 2e cos थीटा बाई 2, 2f cos थीटा बाई 2, 2a cos थीटा बाई 2, 2b cos थीटा बाई 2, जो भी है अलग अलग रूप में, अलग अलग a b e अलग अलग होता है, f वगैरह फोर्स में f से दिखा देते हैं, तो 2b cos थीटा बाई 2 से निकाल लेंगे रिजल्ट। लेकिन मुझे बताइए तो कि जब B1 B2 का रिजल्टेंट निकालेंगे तो उसके बीच का एंगल थीटा यूज करेंगे कि 2 थीटा? B1 B2 का जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो इसके बीच का एंगल थीटा नहीं यूज करेंगे मेरा लॉयन, 2 थीटा नहीं यूज करेंगे। देखिए तो 2 थीटा ना मर जाएगा, 2 से 2, ये देखिए 2 से 2 मर जाएगा और cos थीटा आ जाएगा। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, 2 हो गया हमारा 2 का, ध्यान से देखिए 2 हो गया हमारा 2 का। B हमारा कितने का है, चाहिए लीजिए, चाहिए लीजिए, दोनों तो सेम ही है, कितना वही ना B होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जो बचा 2 से 2 कट गया, 2 थीटा क्यों लिया ऊपर में एंगल, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 2 थीटा है। देखिए ना, थीटा थीटा 2 थीटा ना कि थीटा, तो 2 थीटा बाई 2, 2 से 2 कट गया तो कॉस थीटा आया। कॉस थीटा क्या आएगा, बेस बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा अगर इस ट्रायंगल में देखेंगे तो कॉस थीटा क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कितने का है, डी का, बेस हमारा डी का, और हाइपोटेनस कितने का, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये देखिए, और सॉल्व करेंगे मेरे बच्चे तो कितना हो जाएगा, यहां से देखिए तो सबको एक साथ कर लीजिए। ओके, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई तो एक साथ है, इसको रहने दीजिए, और 2md को एक साथ कर लीजिए, 2md को एक साथ, और नीचे में कितना आएगा, देखिए आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, कुछ नहीं तो पावर में 1, और यहां पे रूट है मतलब पावर में हाफ, तो यहां पे पावर में 1, यहां पे पावर में हाफ, तो पावर में 1 और पावर में हाफ मिलकर कितना बन जाएगा, 3/2 आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 3/2। नहीं, कुछ नहीं तो पावर में 1, रूट मतलब पावर में हाफ, तो पावर में 1 पावर में हाफ मिलकर बन जाएगा पावर में 3/2। ओके, 2md यही तो पी ना होगा, पी नहीं सॉरी, ए में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में मैं बार बार चल जाता हूं। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा, पोल स्ट्रेंथ m गुना बीच का सेपरेशन 2d, तो m इंटू 2d यही ना होगा। तो आ गया, कितना आ गया, b की वैल्यू है म्यू नॉट बाई 4 पाई कैपिटल M। इसके पहले p लिख दिया था क्या, नहीं p नहीं लिखा होगा, इसके पहले प्रूव करने में p लिख दिया था, नहीं p नहीं लिखा होगा। म्यू बाई 4 पाई कैपिटल में अगर लिख दिया तो उसको सुधार कर लिएगा, अगर यहां जो मैंने यहां लिखा था अगर वहां लिख दिया था तो उसको सुधार कर लीजिएगा, m कर लीजिएगा। म्यू नॉट बाई 4 पाई ये हो गया m, और ये कितना नीचे में आर स्क्वायर डी स्क्वायर का पावर 3/2। बस यहां भी नेगलेक्ट वगैरह होगा, अगर हमारा बार माइनट स्मॉल रहेगा तो ओके, मैं यहां भी लिखता हूं वही चीज, इफ बार मैग्नेट इज वेरी स्मॉल, कहने का मतलब दैट इज क्या बच्चे, जो हमारा D है ये काफी छोटा है R से, देन D कैन बी नेग्लेक्टेड, D कैन बी, यहां भी जगह है लेकिन यहां लिखते हैं, छोड़िए, नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू R ना। तो अगर नेगलेक्ट करेंगे बच्चे यहां पे तो क्या आ जाएगा, देखिए D को नेगलेक्ट करेंगे तो D खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा B की वैल्यू, B की वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, और M जो था, और R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का पावर 3/2, और यहां से D को कर देंगे नेगलेक्ट, तो यहां से 2 से 2 कट जाएगा, R आ जाएगा, यही ना आ जाएगा, कितना, म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई 2 से 2 कटेगा R क्यू, आ जाएगा आंसर। ये देखिए आइडिया लग रहा है ना, ये आ जाएगा, देख रहे हैं। तो वहां पे क्या आया था, इलेक्ट्रोस्टैट्स में इक्वेटोरियल लाइन पे क्या आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पे आया था KP बाई R क्यू, तो यहां भी तो है
के एम बाई आर क्यू, बस इतना ही अंतर है। और वहां पे के होता था 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यहां पे के 1/4 पाई। और वहां पे पी होता था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यहां एम है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, नीचे में आर क्यू तो आर क्यू है ही। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत बड़ी चीज नहीं। तो लिखिए हेडिंग का, हेडिंग कीजिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वार मैग्नेट एट इक्वेटोरियल लाइन, हेडिंग कीजिए, उसके नीचे लिखिए तामझाम कीजिए, लेट वगैरह जो लिखना होता है लिखिए, जल्दी से कीजिए भाई, उसके नीचे तामझाम कीजिए, लिखिए उसके नीचे लिखिए लेट एन इलेक्ट्रिक लेट ए बार मैग्नेट, लेट ए बार मैग्नेट which pole strength is small m, let a bar magnet which pole strength is small m, pole strength small m जो चार्ज का इक्विवेलेंट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज, यहां पे पोल स्ट्रेंथ। let a bar magnet which pole strength is small m and magnetic length is 2d। मैं कह रहा था स्टूडेंट्स कि लेट ए बार मैग्नेट हैविंग पोल स्ट्रेंथ इज स्मॉल m एंड मैग्नेटिक लेंथ इज 2d। हम लोगों ने मैग्नेटिक लेंथ कितना माना है बार मैग्नेट का? 2d। ओके 2d। उसी में आगे लिखिए फुल स्टॉप के बाद बी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, फुल स्टॉप के बाद लिखिए बी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू bar magnet at distance r, we have to calculate magnetic field due to bar magnet at distance r from center of bar magnet, we have to calculate magnetic field at distance r, we have to calculate magnetic field due to bar magnet, we have to calculate magnetic field due to bar magnet at distance r from center of bar magnet, from center of bar magnet on equatorial line, on equatorial line। क्लिक हो गया क्लियर बच्चे कि हमें इक्वेटोरियल लाइन पे r डिस्टेंस पे निकालनी है। ओके ऑन इक्वेटोरियल लाइन। और उसके बाद ये फिगर ड्रॉ करनी है, आराम से इत्मीनान से थोड़ा बड़ा ड्रॉ कीजिएगा और यहां तक नोट करके यहां तक नोट कीजिए। मैं साइड हटता हूं, जल्दी से नोट कीजिए। तो मैं साइड हटता हूं, नोट कीजिए। ओके कर लिया नोट आपने, क्या बात है। अच्छा एक बात मुझे और बताइए बच्चे कि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? जल्दी तो बताइए, तो जल्दी से ये बात मैं फिर से पूछ रहा हूं कि यहां पे साउथ पोल, यहां पे नॉर्थ पोल, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? क्या आपको लगता है? डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा साउथ पोल से नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात करो। ओके और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो आप खुद देखिए मेरे बच्चे, दिखाई दे रही है आपको कि इक्वेटोरियल लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के उल्टा में होता है, और वहां भी होता था, वहां भी। तो नोट करके लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक डायपोल में भी होता था ना कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यहां भी हो रहा है। लिखिए नोट करके इस चीज को आप लिख लीजिए मेरे बच्चे, नोट करके लिखिए, लिखिए नोट करके। एट इक्वेटोरियल लाइन, एट इक्वेटोरियल लाइन मैग्नेटिक फील्ड इज अपोजिट टू, मैग्नेटिक फील्ड इज अपोजिट टू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और ये हो गया, तो इन दोनों पॉइंट को यूज करते हुए आर्बिट्रेरी पॉइंट, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे हम लोग बार मैग्नेटिक और मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए। ओके चलिए हेडिंग कीजिए, इसे साफ करता हूं और यहां पे लिखाता हूं, हेडिंग कीजिए। नंबर 3 में हेडिंग कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट मैग्नेटिक डायपोल, शॉर्ट है, शॉर्ट काफी छोटा, शॉर्ट मैग्नेटिक डायपोल
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल एट एनी पॉइंट, कहीं भी कभी आर्बिट्रेरी पॉइंट। हम लोग वहां भी पढ़े थे, याद आ रहा है हल्का फल्का? आर्बिट्रेरी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे वहां भी पढ़े थे, यहां भी पढ़ेंगे। चलिए तो हम लोग निकालते हैं, ये देखिए साफ कर रहा हूं इसे। शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल बोलिए या बार मैग्नेट बोलिए, दोनों चलेगा, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल इसे लिखा ना, क्योंकि हम लोग ये जो फॉर्मूला लास्ट में जो आता है ये नहीं, ये फॉर्मूला आया, ये नहीं, ये तो आया किसी के लिए भी अप्लाई है, लेकिन ये जो लास्ट वाला आता है ये तो शॉर्ट के लिए ओनली अप्लाई है ना, इसलिए शॉर्ट वहां लगाया मैं। क्लियर है चीजें? तो चलिए शॉर्ट के कारण निकालते हैं, देखिए बड़ी अच्छे तरीके से जैसे वहां निकाले थे। और मैं फिर से कहूंगा मेरे बच्चे कि आपको रिवीजन करने आना चाहिए, बार बार मैं कह रहा हूं आपको रिवीजन करने आना चाहिए। अगर आप रिवीजन नहीं कर सकते हैं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, तो अच्छे रैंक का या अच्छा नंबर के लिए आप डिजर्व ही नहीं करते हैं। प्रैक्टिस करना बहुत ही अत्यावश्यक है, बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी। प्रैक्टिस करते करते इंसान को ना चीजें याद रहने लगती हैं। फिर से मैं कह रहा हूं, प्रैक्टिस करते करते ना इंसान को चीजें याद रहने लगती हैं। जो बच्चा प्रैक्टिस नहीं करता है उसको चीजें नहीं याद रहती हैं, अगर समझ में भी आता है तो कुछ समय के बाद भूल जाता है। लेकिन बार बार अगर आप मेहनती हो, मेहनत करने वाले हो, बार बार चीजों को रिवीजन करोगे, बार बार रिवीजन करोगे, भूलोगे याद आएगा, याद आएगा भूलोगे, भूलोगे याद आएगा, याद आएगा भूलोगे, और ऐसे करते 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 आपके परमानेंट माइंड में फिर कॉन्सेप्ट्स जो होता है वो चला जाता है, एकदम परमानेंट माइंड में जो कॉन्सेप्ट है वो चला जाएगा। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, थोड़ा सा तो उसका मतलब रिलेशंस होता है, बहुत ऐसा नहीं कि इतना हार्ड है कि प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा भी कुछ नहीं है। थोड़ा सा रिलेशन होता है, थोड़ा सा पढ़ना होता है। ये देखिए चलिए कर लिए 3 में हेडिंग, तो 3 में मैं कर लेता हूं यहां पे। मान लीजिए हमारे पास कोई ये शॉर्ट डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल, वैसे ही साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, और सेंटर से r डिस्टेंस पे थीटा एंगल पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो आपको इतना तो पता होगा, मैं ज्यादा इस पे तामझाम नहीं करूंगा क्योंकि ऐसा पढ़ा चुका हूं, तो मैं ज्यादा तामझाम नहीं करूंगा। मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि आपको इतना तो पता होगा ना मेरे लॉयन, कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट साउथ से नॉर्थ पोल की ओर होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम। यस सर, यस सर, यस सर। और एक्सियल लाइन किसे बोलते हैं? जिधर एम है उसी के अलोंग अगर कोई लाइन होता है तो उसे एक्सियल लाइन बोलते हैं, और एम के परपेंडिकुलर लाइन को बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। हाँ कि ना? एम जिधर है, जिधर एम है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उसी के अलोंग वाले लाइन को एक्सियल लाइन, और एम के परपेंडिकुलर जो लाइन है इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं? मैं आपसे कह रहा हूं मेरे शेर, मेरे लॉयन, मेरे बच्चे, कि साउथ पोल नॉर्थ पोल है, और इस डाइपोल के कारण हमें थीटा एंगल पे निकालना, मैग्नेटिक डाइपोल इधर होगा साउथ से नॉर्थ। तो हम यहां क्या करेंगे कि एम का 2 कंपोनेंट तोड़ेंगे। एक कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग, जिसका नाम M1 रख देते हैं, जिसका नाम आ जाएगा m cos थीटा। मैं कह रहा हूं मेरे बच्चे, मैं कह रहा हूं, एक सेकंड, मैं कह रहा हूं मेरे बच्चे कि ये m और ये एंगल थीटा, तो m का इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा? m cos थीटा। दूसरा इसी का इधर कंपोनेंट आ जाएगा जिसका नाम M2 बोल देते हैं, जो आ जाएगा m sin थीटा। ये कंपोनेंट क्यों तोड़ते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा दिया, फिर से बता रहा हूं। कंपोनेंट तोड़ने से फायदा ये हो गया ना कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक नहीं बल्कि 2 हो गया। एक m cos थीटा जिधर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, उस लाइन पे m cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर लाइन पे m sin थीटा। फायदा, बहुत फायदा। फायदा ये हो गया कि m cos थीटा वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है जिस डायरेक्शन में हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसी डायरेक्शन का जो एम होता है, या ये बोलिए कि जिस डायरेक्शन में एम होता है उसी डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है, तो इस लाइन को एक्सियल बोलते हैं ना।
यानी कि एम कॉस थीटा के लिए जो डिस्टेंस आर है यार, ये एक्सियल पोजीशन के जैसा काम करेगा। इसके लिए M1, क्योंकि देखिए ना M1 भी इधर, मैं कह रहा हूं M1 भी इधर, एम को भूल जाइए, एम को आपने दो कंपोनेंट M1 और M2 में तोड़ दिया तो एम को भूल जाइए, सोचिए कि एम गया। आप ऐसे ही सोचिए मेरे बच्चे कि जो एम भाई साहब है ये गया, क्या हुआ एम भाई साहब गया, तो एम भाई साहब तो यहां से चला गया, तो एम भाई साहब चला गया तो एम का दो कंपोनेंट, इधर M1 इधर M2, तो ये जो M1 है इस M1 के लिए जो R है ना वो एक्सियल पोजीशन का काम करेगा। क्यों? क्योंकि R उसी डायरेक्शन में जिधर M1 है। अब ऐसा थोड़ी है, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, देखिए यहां पे M इधर, यहां पे R इधर, तो एक्सियल का काम करा, तो यहां पे M इधर, यहां पे R इधर, एक्सियल का काम। ऐसे रहे या ऐसे रहे क्या फर्क पड़ता है? तो M1 के लिए ये R एक्सियल का और M2 के लिए R इक्वेटोरियल का। क्यों? क्योंकि देखिए M2 इधर है और R इधर है, M2 इधर है और R इधर है, यानी कहने का मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि M2 के परपेंडिकुलर में R है ना, डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर में जो डिस्टेंस होता है वो इक्वेटोरियल का काम करता है। यहां पे देखिए ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है ना M और R, तो इसी को थोड़ा तिरछे कर लीजिए, यहां पे देखिए तिरछे कर लीजिए, ऐसे देखिए, दिख रहा है आपको? तो मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी मैं क्या कह रहा हूं, जो मेरी पूरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी मैं क्या कह रहा हूं जो, ठीक है? तो कहने का मतलब कि M1 के लिए यार एक्सियल का और M2 के लिए इक्वेटोरियल का काम करेगा, बस हो गया। एक के लिए एक्सियल का, एक के लिए इक्वेटोरियल का, तो निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए M1 के कारण इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है उसका नाम हम B1 दे देते हैं। क्या नाम देते हैं? B1, M1 के कारण B1, ओके। और M2 के कारण B2। इधर डायरेक्शन क्यों होगा? क्योंकि एक्सियल है ना M1 एक्सियल पोजीशन का काम कर रहा है ना, हमको ही पता, आपको ही पता है कि एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में मिलता है, या इलेक्ट्रिक डायपोल में बोलिएगा कि एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में मिलता है जिधर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है। यहां पे जिधर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है एक्सियल के लिए उधर ही मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M1 है इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर मिलेगा। और इक्वेटोरियल, इसके लिए ये लाइन इक्वेटोरियल है, तो जिधर हमारा M2 है उसके उल्टा में जस्ट मिलता है ना। अभी नहीं देखे थे हम लोग कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा था इधर, देखिए ऐसे मिल रहा था इधर, और आपका डायपोल मोमेंट था इधर। अभी हम लोग देखे थे ऐसे करके, डायपोल मोमेंट इधर था, इधर मिल रहा था उल्टा में। तो जस्ट यहां पे ये है, तो इस पॉइंट पे जस्ट इसका उल्टा B2 मिलेगा। बस अब B1 B2 निकाल कर उसका नेट निकाल लीजिए। पहले लिख लीजिए, पहले लिखिए, पहले लिख लीजिए तब निकालेंगे। लिखिए, हेडिंग कीजिए, हेडिंग कर लिए, लिखिए उसके नीचे हेडिंग करके, नहीं तो फंस जाइएगा। हेडिंग कीजिए, लिखिए लेट ए शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल, लेट ए शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल which dipole moment is m vector. Let a short magnetic dipole which dipole moment is m vector. Which dipole moment is m vector. लिख लिए, moment is m vector, and we have to calculate magnetic field लिखे, the dipole moment is m vector and we have to calculate magnetic field at distance r and we have to calculate magnetic field at distance r from the center of dipole at distance r from center of dipole at distance r from center of dipole and at angle theta with magnetic dipole moment लिख रहा है, and at angle theta with magnetic dipole moment and at angle theta with magnetic dipole moment, ओके। यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट से थीटा एंगल पे r दूरी पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ओके। चलिए लाइन चेंज करके लिखिए, क्या क्या करेंगे। सबसे पहले m वेक्टर का दो कंपोनेंट तोड़ेंगे। लिखिए, फर्स्टली
we resolve, RESOLVE, we resolve m vector. Firstly, we resolve m vector along r and perpendicular to r. Firstly, we resolve m vector along r and perpendicular to r. m वेक्टर को दो भाग में तोड़ दिया, along r और उसके बाद perpendicular to r. along r and perpendicular to r लिखे. Firstly, we resolve m vector along r and perpendicular to r. लिख लिए? यस सर, लिख लिए बच्चे, लिख लिए. ओके, along r and perpendicular to r. along r and perpendicular, उसमें लिखिए कंपोनेंट ऑफ m वेक्टर along r is m cos theta. कंपोनेंट ऑफ m वेक्टर along r is m cos theta. कंपोनेंट ऑफ m वेक्टर along r is m cos theta. ब्रैकेट में m1 कर लीजिएगा, ब्रैकेट में m1, m cos theta को m1 माने ना. कंपोनेंट ऑफ m वेक्टर along r is m1 cos theta and component of m vector along r is m cos theta ब्रैकेट में m1 and component of m perpendicular to r is m sin theta and component of m perpendicular to r is m sin theta. इज m sin थीटा. ब्रैकेट में m2, ब्रैकेट में m2. उसी में आगे लिखिए बच्चे, उसमें आगे लिखिए फुल स्टॉप के बाद ऑल्सो फॉर m cos थीटा, ऑल्सो फॉर m cos थीटा कॉमा, ऑल्सो फॉर m cos थीटा कॉमा r acts as axial position. m cos थीटा के लिए r हमारा एक्सियल पोजीशन का काम करेगा. also for m cos theta r acts as axial position and for m sin theta r acts as equatorial position and for m sin theta r acts as equatorial position. m cos theta के लिए r axial, क्योंकि जिधर m है उधर ही की ओर r है और जिधर m2 है उसके परपेंडिकुलर में आ रहा है, इसलिए वो इक्वेटोरियल का. ओके, लिखे एंड फॉर m sin theta r acts as, कॉमा देकर r acts as इक्वेटोरियल पोजीशन. ओके, फुल स्टॉप के बाद लिखिए उसी में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू m cos theta is b1. magnetic field due to m cos theta is b1 and due to m sin theta is b2 and due to m sin theta is b2. ओके, तो बस यहां पे वैल्यू निकाल लेते हैं b1 b2 का, फिर नेट निकाल लेंगे. b1 कितना होगा, b1 एक्सियल का काम करता है ना बच्चे, तो b1 का काम कितना होता है बच्चे बताइए, एक्सियल पे क्या होता है 2km/r3. बस थोड़ा सा सुधार के कि k की वैल्यू होती है 1 μ/4 पाई, तो 2 और k की वैल्यू होगी μ/4 पाई, यही ना हो जाएगा. देखिए तो शॉर्ट के कारण यही ना होता है 2km, ये m है m, 2km/r3 b1 और b2 निकाले तो b2 इक्वेटोरियल का काम करें. इक्वेटोरियल का कारण कितना आता है kp/r3, उसमें इलेक्ट्रोस्टैट्स में kp/r3, तो यहां km/r3. ध्यान रखना है कि k की वैल्यू कितनी है μ/4 पाई. ये आइडिया लग रहा है. और दोनों निकल गया b1 b2, दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो सिंस एंगल बिटवीन b1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर is 90 degree. So for net magnetic field
अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो सो फॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड, बताइए नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए कैसे निकालेंगे बच्चे? बी नेट की वैल्यू, बी नेट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? नेट मैग्नेटिक फील्ड दो वेक्टर 90 डिग्री पे है तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, तो रूट अंडर b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर, बस पुट पाट कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगा। b1 आपको पता है कितना, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई आर क्यू का होल स्क्वायर, ये देखिए होल स्क्वायर, प्लस कितना, अच्छा एक चीज तो हम लोग भूल ही गए, गलती कर दिए, गलती क्या किया, सुनिए एम के लिए थोड़ी नहीं आर एक्स जीएल है, गलती कहां की है, ये एम के लिए थोड़ी नहीं आर एक्स जीएल है, m1 के लिए ना है, तो यहां m1 ना होगा मेरे बच्चे, और यहां क्या हो जाएगा, m2 ना हो जाएगा, m1 और m2 ना हो जाएगा, m1 आपका m cos थीटा, m2 आपका m sin थीटा, समझ में आ रही मेरी बातें मैं क्या कह रहा हूं, तो m1 और m2 ना हो जाएगा यहां, तो सॉल्व करेंगे तो m1 यहां m1 और b2 कितना आया हमारा, म्यू नॉट बाई 4 पाई और m2 बाई आर क्यूब, ओके आर क्यूब का होल स्क्वायर, ये देखिए आइडिया लग रहा है मेरे बच्चे मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। अब m1 m2 का देखिए, पहले तो ये कॉमन आ जाएगा, ये बाई 4 पाई, नीचे में आर क्यूब भी पूरा कॉमन आ जाएगा, कॉमन ले लीजिए, रूट करके बाहर आ जाएगा कॉमन, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई और नीचे में आर क्यू, ये कॉमन आ जाएगा, देखिए कॉमन आ जाएगा नीचे में आर क्यू, ओके। यहां क्या बचेगा, 2m1 का स्क्वायर, 2m1 कितना है, m1 m cos थीटा, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक से जब डेरिवेशन करते थे m1 m2 यहीं पर पुट कर देते, अभी जगह नहीं बचा था यहां पुट कर रहे हैं m1 m2, क्या फर्क पड़ता है, 2 हो गया 2m1 हो गया m cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस m2 कितना है, m sin थीटा का होल स्क्वायर का रूट, सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो यहां 4m स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है, तो यहां देखिए m स्क्वायर और इसमें भी m स्क्वायर दोनों बाहर आ जाएगा, कैलकुलेशन ही है, तो नोट बाई 4 पाई 1 बाई आर क्यू, ओके, और यहां पे आ जाएगा हमारा 4 cos स्क्वायर थीटा बचेगा, और यहां पे बचेगा sin स्क्वायर थीटा, m बाहर आ गया स्क्वायर करके रूट पर के, हाँ m बाहर आ गया, m बाहर निकल गया। अब इसको चाहे तो लिख सकते हैं ऐसे छोड़ दीजिए, या एक काम कीजिए कि sin स्क्वायर थीटा को बदल दीजिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा में, बदला गया तो कितना आ जाएगा, 1 बाई 4 पाई m बाई आर क्यू और रूट अंडर 4 cos स्क्वायर थीटा, देख लीजिए आपको दिखाई दे रहा होगा, 4 cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, या साइन को या cos को बदल दीजिए साइन में, कोई एक कर लीजिए ज्यादा सही रहेगा। कितना आएगा सॉल्व करने के बाद, इसे सॉल्व कीजिएगा तो देखिए यहां से 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा कितना होगा, 3 cos स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, ओके, तो आ जाएगा 1 बाई 4 पाई, ये देखो 1 बाई 4 पाई m बाई आर क्यू रूट अंडर, यहां बच गया 1 और 4 और माइनस 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, ये आ गया, तो आसान है, वहां भी यही ना आया था, वहां आया था kp बाई आर क्यू रूट अंडर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, तो यहां k तो k आ ही गया, k p जो था हम लोग का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, उसकी जगह पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ओके, और आर क्यू की जगह पर आर क्यू और 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, देख लीजिए। अब इसमें मैंने कहा भी था आप लोगों से कि थीटा अगर 90 पुट कीजिएगा, 90 थीटा जैसे 90 पुट कीजिएगा तो इक्वेटोरियल लाइन बन जाएगा, नहीं मैग्नेट हमारा से थीटा 90 पुट करेंगे तो कौन लाइन बन जाएगा, इक्वेटोरियल, तो थीटा 90 पुट कीजिएगा तो cos 90 की वैल्यू 0, तो सिर्फ बचेगा कितना, 1 बाई 4 पाई m बाई आर क्यू, तो इक्वेटोरियल का आ जाएगा। इस फार्मूला को भी याद रखिएगा, तो इसी में थीटा 90 पुट कीजिएगा तो इक्वेटोरियल का जो फार्मूला हम लोग पढ़े ना भी थोड़ी देर पहले, वो वाला फार्मूला आ जाएगा, और थीटा जब 0 पुट करेंगे तो एक्सियल का आ जाएगा, थीटा 0 पुट करेंगे तो cos 0 हो जाएगा 1, तो 3 इंटू 1 3 और 3 प्लस 1 4 का रूट 2, तो 2k मतलब ये और इंटू 2m बाई आर क्यू एक्सियल वाला आ जाएगा, तो बड़ी बात नहीं है, सब पहले भी पढ़ चुके हम लोग, ओके। तो इस तरीके से इसे यहां से यहां तक ये फिगर ड्रॉ करके यहां तक नोट कीजिए, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई, नेट मैग्नेटिक फील्ड, मैं साइड हटता हूं, इसे नोट कीजिए जल्दी से, तो ओके कर लिए नोट, क्या बात है मेरे सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, चलिए इसे मैं साफ कर देता हूं, समझ गए तो
समझ गया ना, इसमें थीटा 0 और 90 रख लीजिएगा तो आ जाएगा आंसर एक्सियल इक्वेटोरियल का। तो इलेक्ट्रोस्टैट से चाहे ना तो रिलेट आप करके कॉपी में कर सकते हो, वैसे आगे क्लास में रिलेट करवा दूंगा सबको, जो वहां आता था 2kpy/r⁴। बस यहां है ना कि बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लिखते थे 2kpy/r⁴, तो वहां भी जो k लिखते थे वो रियली में k नहीं होता है, रियली में वो 1/4πε0 होता है। शुरू हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सबसे पहले, तो वहां पे जब k लिखते हैं ना तो बच्चा वहां पे लिखेंगे 1/4, तो बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है। वहां पे भी k नहीं लिखा जाता, बुक वगैरह में देखिएगा, और वहां भी 1/4πε0 ही होता है, k वहां भी कुछ नहीं होता है। समझ रहे मेरी बात, वो समझने के लिए होता है। k का मतलब तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। इलेक्ट्रोस्टैट्स कैपेसिटर में k का मतलब 1/4 थोड़ी, वो तो समझने के लिए होता है कि k का मतलब होता है 1/4 एग्जाम वगैरह में k नहीं लिखा जाता, इसलिए यहां मैंने k नहीं लिखा। देखिए यहां पीसी को लेकर चला साथ को, कि अभी अब तक आप लोग इतना मैच्योर बन गए हो कि आप लोग समझ सकते हो कि ये k ही है, मतलब एक तरीके से k ही के जैसा लिखने के लिए उसको यूज कर रहे हो। ओके, नोट करनी थी, इसको नोट किए ना, इसको नोट किए ना। ओके, ये देखिए मेरे बच्चे, तो आपको बातें समझ में आ रही होगी। एक्सियल पे कितना आएगा मैग्नेटिक फील्ड, इक्वेटोरियल पे कितना आएगा, और सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होगा। जैसे पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आता था kq/r², यहाँ km/r², बस k वहां होता था 1/4πε, यहाँ k की वैल्यू होगी 1/4π, यही ना। और वहां q होता था चार्ज, यहाँ m है हमारा पोल स्ट्रेंथ, स्मॉल m। ओके, r² में नीचे में r²। ओके, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, धीरे धीरे करते करते आपको समझ में आ जाएगा, हार्ड चीजें भी नहीं है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आज का क्लास आपको समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो हेलो कॉल करके डाउट पूछ लीजिएगा, मैं तो आपके साथ हूं ही। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, बढ़िया से नोट्स बनाइएगा, बढ़िया से क्वेश्चंस कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो कांटेक्ट भी कीजिएगा, मैं आपके साथ हमेशा हूं। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।